चलिए तो आज बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉजिटिविज्म के पीछे जो इनलाइटनमेंट की हिस्ट्री है, एक तरह से हिस्ट्री की हिस्ट्री है। वो कहाँ से असल में वो आइडिया जो अगस्ट कॉम्ट, लियोपोल्ड वॉन रांका, आरजी कॉलिंगवुड के जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं, जो एक तरह से हम कॉमन सेंस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, उनके आइडियाज़ आखिर कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते चले आ रहे हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिफोर इनलाइटनमेंट की बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट enlightenment, the phase of enlightenment and its effect on history writing। क्योंकि हम जानते ही हैं कि बिफोर 1700 यानी इनलाइटनमेंट के एरा से पहले बेसिकली क्या था कि जो हिस्ट्री राइटिंग थी दैट वाज फॉर द इलीट पीपल, अरिस्टोक्रेट्स। दे यूज्ड टू write history for themselves, and in fact to legitimize their power and क्रोनोलॉजीज होती थी वो किस तरह की, जो रूलरशिप की कि कौन रूल किसके बाद किया है, इस तरह की बातें। फिर क्या होता था, एक मोरल स्टोरी ड्रॉ करने की बात होती थी। कोई भी स्टोरी है उससे कोई मोरल स्टोरी, मोरल टीचिंग्स जो है वो दी जा रही हैं। हाँ, तो ये बेसिक आइडिया हुआ करता था। अब हम जो पोस्ट इनलाइटेनमेंट या इनलाइटेनमेंट के बाद जो जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि आम इंसान को उसके अंदर प्लेस किया गया है हिस्ट्री के अंदर। जैसे वो क्या कर रहे थे, कॉमन पीपल क्या कर रहे थे, उनका कल्चर, उनकी कॉन्शसनेस, इन पर बातें की गई है, या फिर उनका क्राफ्ट। हाँ, तो इनलाइटनमेंट के अंदर जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे लगता है वो लगता है डेनिस डिडरो का इंसाइक्लोपीडी। आप देखिए, इंसाइक्लोपीडी वाज अ मल्टी ऑथर प्रोजेक्ट। आपको याद होगा कि रूसो वाज आल्सो रोप्ड इन फॉर राइटिंग ऑन म्यूजिक। हाँ, सो कॉमन मासेस के जो क्राफ्ट है, डे टू डे लाइफ है, उसके बारे में जो है इंसाइक्लोपीडिया लिखा गया था एंड वाज अ ग्रेट हिट। पब्लिकेशन से जो है अच्छा खासा एक नया ट्रेड एक तरह से शुरू हो गया था, बुक बाइंडिंग और इन सब चीज़ों का। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली इनलाइटनमेंट के बाद जो है बुक बाइंडिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बुक बाइंडिंग वगैरह की के जो क्राफ्ट हैं वो बढ़ गए थे। यानी बुक बाइंडिंग के क्राफ्ट है और पब्लिकेशन और वो सारी चीज़ें जो है वो नए नए तरह के ट्रेड और ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। उसका जो रीच है एक तरह से कॉमन मासेस के ऊपर, कॉमन मासेस के पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कॉमन मासेस यहाँ पर कहें तो जाहिर सी बात हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। कॉमन मासेस ले पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में एक तरह से आता है। तो मिडिल क्लास के पास जो है वो मटेरियल पहुँच रहा है। और ये क्या है कि इनलाइटनमेंट ने कई तरह का आइडिया, ऐसा तरह का जो पब्लिक स्फेयर का जो है वो एक तरह से क्रिएट कर दिया है। जैसे आपको एग्जांपल याद होगा सलों का कॉन्सेप्ट, सलों का कल्चर के जो सलों के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। दूसरी बात क्या चीज़ है, पब्लिकेशन का मॉडल भी थोड़ा बदल गया है। जो पब्लिशर्स हैं दे डू नॉट नीड, they didn't need at that time to invest lots of money in in any of the projects of history writing or book writing. So they had to just float subscription. So they had floated a subscription model. लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे पहले ही हिस्ट्री को, तो और उस तरह से वो पब्लिशर जो है कैपिटल इकट्ठा कर लेते थे और उस कैपिटल को इकट्ठा कर करके और पब्लिकेशन किया करते थे। तो और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो लेदर बाउंड और इस तरह की जो बुक्स हुआ करती थी एलीट क्लासेस की, उनकी
जब वो पैसे नहीं खर्च कर सकते थे तो क्या करते थे, वो जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लेते थे। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद था। जो मिडिल क्लास उभरता वो मिडिल क्लास था, एक तरह से उसके पास उसके लिए फ़ायदा था कि कम पैसे में जो है उसको अवेलेबल हो जाती हैं वो। और दूसरी बात क्या चीज़ है कि जो पब्लिशर है उसको भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था। तो ये दो तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रहे हैं इनलाइटनमेंट के पीरियड में। हाँ, फिर क्या चीज़ है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी हो रहा है। पहले क्या है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं वो या तो चर्च की लाइब्रेरीज़ है या जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, यानी अरिस्टोक्रेट्स हैं, दे हैव देयर ओन पर्सनल लाइब्रेरीज़। नाउ इट हैज़ गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन अ डिफरेंट वे। कैसे? पब्लिक लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट हो रहा है, स्लो है। तो वहाँ पे डिस्कस करें। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बुक है, आपको आप जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं, और वो इस तरह की पब्लिक लाइब्रेरीज है। जो पब्लिक लाइब्रेरीज का जो आज का कॉन्सेप्ट है वो आप देख रहे हैं। तीसरा जो सेकंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो देखने के लिए मिलता है वो क्या है? प्रोफेसरशिप जो है वो कहाँ, जैसे 1794 में फर्स्ट ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है प्रोफेसरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी थी, हिस्ट्री की प्रोफेसरशिप। सेकंड जो है कैम्ब्रिज की 1734 के अंदर 10 साल के बाद ही जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी प्रोफेसरशिप की। तीसरा एक और एस्पेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा क्या, कि ग्लोबल स्कोप हो गया था हिस्ट्री का। हाँ, मतलब लोग अपने अलावा, यानी वेस्टर्न या यूरोपियन सोसाइटीज़ के अलावा जो अदर्स हैं उनके बारे में भी जानना चाहते थे। जिसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है आपको, वैसे बहुत सारी और भी किताबें हैं, वो जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल है एबे रेनाल्ड्स का। एबे रेनाल्ड्स ने एक बुक लिखी थी, फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, हाँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द टू इंडीज। हाँ, तो एबे रेनाल की बुक का नाम क्या है? फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द टू इंडीज। ये 1770 में डच में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। 1774 के अंदर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आ जाता है, और 1783 के आसपास तक अराउंड 13 रीप्रिंट या कह लीजिए या कई एडिशंस आ जाते हैं। हाँ, सो people were very much interested in ग्लोबल हिस्ट्री, ग्लोबल स्कोप एक तरह से हो गया है, लोगों का इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है वो इनलाइटनमेंट के बाद वो चल रहा है। तीसरा, ये तीन चीज़ें देखी हमने, उसमें तीसरी चीज़ के अंदर तीन चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो क्या है कि जो मार्केट प्लेस के अंदर, या यूँ कहिए कि मार्केट के अंदर डेमोक्रेटाइज हो गई है, मिडिल क्लास के लिए हो गई है हिस्ट्री। दूसरी बात जो है ग्लोबल स्कोप हो गया है। हाँ, तीसरी बात क्या जो है कि कॉमन या आम इंसान को जिसको कहते हैं उनके बारे में भी लिखा जा रहा है, दूसरे लोगों के बारे में, अदर्स के बारे में समझने की कोशिश की जा रही है। तो एग्जाम्पल जो जैसे इंसाइक्लोपीडिया का, डेनिस डिड्रो की बुक जो थी इंसाइक्लोपीडिया, उसका एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी तीसरी जो भी बात है वो क्या है कि वीमेन स्कॉलर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई हैं इस पीरियड में। वीमेन स्कॉलर्स मतलब दे आर रीडिंग easily available books, or they are also writing books about different aspects of history, different इसमें, जैसे कैथरीन मैकॉले, लाइफ स्पैन इनका 1731 टू 1791 है। उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड का, जो कि बहुत ही रेडिकल था उनके टाइम के हिसाब से। दूसरी जो लेडी हैं मर्सी ओटिस वॉरेन, 1728 टू 1814। इन्होंने बहुत ही एलिगेंट स्टाइल के अंदर डेमोक्रेटिक हिस्ट्री जो है एक तरह से लिखी, किसकी? अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर वो सिर्फ बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं रिवॉल्यूशन के, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जॉर्ज वाशिंगटन और उनकी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कॉमन पीपल पर क्या असर पड़ा, आम इंसान पर क्या असर पड़ा, उनकी बात वो कर रहे हैं अमेरिकन रिवॉल्ट के अंदर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट देखने के लिए मिल रही है। जैसे और एक विमेन है, लेडी हैं मैडम रोलांड, 1754 टू 1793। ये जो है वो जो
फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो रेन ऑफ टेरर हुआ उसकी शिकार हुई, गिलिटाइन हो गई। हालांकि उन्होंने क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक रैशनल हिस्ट्री लिखने का प्लान किया था, और उनकी राइटिंग से पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा लोगों की हिस्ट्री के अंदर एक तरह से इंटरेस्टेड थे। तो बेसिकली क्या है कि इनलाइटनमेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं किसके अंदर, हिस्ट्री राइटिंग के अंदर और लोगों के अप्रोच के अंदर। और मटेरियल एंड सोशल कल्चर एक तरह से चेंज हो रहा है कि कहाँ से इलीट से जो कल्चर है वो मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट कर रहा है। उसी तरह से कॉमर्स का जो सिस्टम है वो शुरू हो गया है। तो कॉमर्स के सिस्टम का असर जो है किस चीज़ के ऊपर, बुक के प्रोडक्शन पे, पब्लिकेशन पे, प्रिंटिंग के मॉडल के ऊपर भी असर पड़ रहा है, उसको भी देखने के लिए मिलता है। इसी इसमें जो ग्लोबल हिस्ट्री की बात की थी तो ग्लोबलाइजेशन भी है एक तरह से, वो भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किस चीज़ की, जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनका असर, उन्होंने हिस्ट्री को कैसे देखा और कैसे हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। जैसे इटली के आपके हैं उस ज़माने में गियाम बैटिस्टा विको, विको 1725 के हैं, और इन्होंने हिस्ट्री को एक तरह से, हिस्ट्री राइटिंग को, हिस्ट्री को एक तरह से नाम दिया सिएंजा नोवा, सिएंजा नोवा न्यू साइंस। सो विको का आइडिया जो है कि हर एक एज के अंदर जो इंसान है वो डिफरेंटली सोचता था। तो उनका क्या है कि जो अगर आप किसी भी इंसान को समझने की कोशिश करें, किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को, हिस्टोरिकल एक्टर को आप समझने की कोशिश करें, तो वो हिस्टोरिकल एक्टर को उसके टाइम में जाकर के समझने की कोशिश करना चाहिए, उसके दिमाग में घुस करके हिस्टोरिकल जो इवेंट है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे ही हम लोग विको की बात करें तो अगर हम लोग को कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है कौन सा, लियोपोल्ड वॉन रांका का, जो क्या याद दिला रहे हैं आपको, लियोपोल्ड वॉन रांका ने हिस्टोसिटी की बात की थी ना, तो हिस्टोसिटी की बात जो है एक तरह से सबसे पहले यहाँ पर विको कर रहे हैं 1725 में, और 100 साल बाद जाकर के उसी को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कौन, लियोपोल्ड वॉन रांका 1824 के अंदर। तो कौन है, गियाम बैटिस्टा विको 1725 के अंदर जो अपना वो आइडिया लिख रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि पास्ट शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स ओन टर्म्स। So basically if you want to understand past, you will have to go into the minds of past एक्टर्स, जो एक्टर हैं उस पीरियड के, उनके दिमाग में जाकर के घुसना पड़ेगा। दूसरी चीज़ विको ने कहा कि जो ये है क्या नाम है, जो टाइम है वो 3 स्टेजेस का है, हिस्ट्री का जो टाइम है ओवरऑल 3 स्टेजेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। वो एज कौन से थे, एज ऑफ गॉड सबसे पहले था, जहाँ रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन ही हर चीज़ का की समझ पैदा करता है। फिर उसके बाद आया कौन सा, एज ऑफ हीरोज़, जिसके अंदर वो मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं एक तरह से, जहाँ हीरोज़ और जो एज हैं मिडिवल एज के, जो बड़े बड़े बैटल के हीरो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उस तरह से उनका एज आया। फिर आया एज ऑफ मेन, और एज ऑफ मेन का मतलब हुआ कि कॉमर्स का, यानी एज ऑफ गॉड और एज ऑफ हीरोज़, और फिर एज ऑफ मेन, जिसके अंदर जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो चलती चली जाती है। तो प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ, मतलब उनका आइडिया ये हुआ कि लेकिन हाँ, आइडिया क्या हुआ कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज और दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज जो है ह्यूमन प्रोग्रेस होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की बात यह है कि विको ने ये नहीं कहा कि दिस इज़ द रिजिड आइडिया, यही है और उसके अलावा दूसरे तरीके से कोई सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं करती है, उनका ये कहना है, बल्कि कि एब्सोल्यूट आइडिया नहीं है ये, क्या है, डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंटली जो है प्रोग्रेस कर सकती हैं। कुछ याद आया आइडिया आपका कौन सा, एक
एज से दूसरे तीसरे एज, जैसे हम लोग किसकी ऑगस्ट कॉम्ट की बात कर रहे हो, थियोक्रेटिक मॉडल की, और उसके बाद फिर जैसे बात हो रही हो कि पॉजिटिविस्ट मॉडल आते तक के 3 स्टेजेस होते हैं, और थियोक्रेटिक और उसके बाद जो है मेटाफिज़िकल, और उसके बाद जो है वो किसकी बात कर रहे थे वो पॉजिटिविस्ट या रैशनल या साइंटिफिक एज की बात कर रहे थे, है ना। तो इसी ये भी जो है कब की बात हो रही है, वो 1857 में डेथ हो गई है उनकी, किनकी, अगस्ट कॉम्ट की। और ये कब लिख रहे हैं, ग्याम बतिस्ता विको 1725 में, अगेन 100 ईयर्स और उससे ऊपर पहले की बात हो रही है। तो ये विको का आइडिया जो है वो 2 आइडियाज़ आपने देखा है, कौन कौन, लियोपोल्ड वॉन रांके का जो बाद में आइडिया देखने के लिए मिलता है आपको, वो, और उसके बाद जो है जो दिमाग में घुस जाने की बात करते हैं विको, कि जो पास्ट के एक्टर हैं उनके दिमाग में घुस जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं री इनैक्टमेंट का आइडिया जो कॉलिंगवुड का भी है वो भी इंस्पायर लगता है। तो विको वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ इनलाइटनमेंट टाइम हिस्ट्री राइटिंग इन अ वे, जिसकी बात हम लोग करते हैं। अब तीसरा आप देखिए कि एक और जो आइडिया था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि इम्प्रिसिज्म की, जैसे हम लोग बात करते थे, है ना। तो इम्प्रिसिज्म से पहले का कौन है जो किस पर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, स्कॉटिश जो इनलाइटनमेंट है, और स्टेडियलिज्म, 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 STADIALISM, स्टेडियलिज्म, ये आइडिया जो है स्कॉटिश एनलाइटनमेंट और स्टेडियलिज्म का कहलाता है। इन्होंने भी सोसाइटी के प्रोग्रेस का, ह्यूमन प्रोग्रेस को 3 स्टेजेस में देखने की कोशिश की थी, सैवेज, और उसके बाद में जिसको कहते हैं हंटर गैदरर स्टेज, दूसरा जो है वो बारबेरियन स्टेज जिसको पेस्टोरल आप कह सकते हैं, तीसरा जो है एग्रेरियन या सेटल्ड फार्मिंग का स्टेज होता है, चौथा जो है वो मॉडर्न एडवांस्ड इंस्टीट्यूशन और कॉमर्स का एज होता है। ये स्कॉटिश इनलाइटनमेंट का आइडिया है एक तरह से। स्कॉटिश इनलाइटनमेंट के जो कुछ राइटर्स हैं, जैसे जो इम्प्रिसिज्म की जो बात करते हैं, बेसिकली इम्प्रिसिस्ट हैं एक तरह से, वो कौन है, डेविड ह्यूम है, डाइड 1766, जॉन लॉक डाइड 1704, फ्रांसिस बेकन डाइड 1626, थॉमस हॉब्स डाइड 1679। इनका भी जो आइडिया है वो क्या है, काफ़ी असर डालता है। इन्होंने भी, कई लोगों ने, जैसे आप इन सब की जो राइटिंग्स हैं, चाहे डेविड ह्यूम की जो इंग्लिश हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने, फिर उसके बाद जॉन लॉक का जो आइडिया है टेबुला रासा का, और आइडिया ऑफ स्टेट, उनकी बातें हो रही हैं, फ्रांसिस बेकन जो इंडक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, थॉमस हॉब्स जो आप जानते हैं लिबेथियन स्टेट की बात करते हैं, इन सब का आइडिया भी जो है वो स्कॉटिश इनलाइटनमेंट का आइडिया या स्टेडियलिज्म का आइडिया कहलाता है, जो इम्प्रिसिज्म को इंस्पायर करेगा या इंस्पायर कर रहा है, या उसी से लिया हुआ एक तरह से आइडिया है। अब क्या है स्कॉटिश इनलाइटनमेंट का, कि ये सारे जो लोग हैं वो इम्प्रिसिज्म में ही बिलीव करते थे एक तरह से। क्या इम्प्रिसिज्म का आइडिया था कि जो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, या जिसको आप कहते हैं सेंसेस हैं, उससे लिए हुए डेटा जो है उसको समझने, उसको एक्युमुलेट करते हैं, और उससे जो डेटा आता है, उससे जो इंफॉर्मेशन या उससे जो चीज़ें बनती है उसकी बात करते हैं। जो टिपिकल आइडिया एक है टेबुला रासा का, प्लेन स्लेट का जो कॉन्सेप्ट है किसका, जॉन लॉक का, उसकी बात हो रही है। लेकिन इसका असर क्या है हिस्ट्री राइटिंग में, इनलाइटनमेंट के पीरियड में, वो ये असर ये है कि क्या चीज़ है कि वैसे पीरियड को भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें राइटिंग, रिटन वर्ड्स या रिटन लिटरेचर किसी तरह का नहीं मिल रहा है, जिसको हम लोग जैसे समझते हैं प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो वो प्री हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश ये कर रहे हैं। किस तरह से प्री हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, रीज़न और स्पेकुलेशन, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके
किस तरह से रीज़न और स्पेकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, वो उनका मानना है कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं या जो जिनको सैवेजेस कहा गया फर्स्ट स्टेज को, हाँ, या बारबेरियन स्टेज है, उन दोनों का अलग अलग दुनिया में ऐसे ऐसी ट्राइब्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उन ट्राइब्स के रहन सहन को देख करके, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देख करके, चीज़ों को देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है आपको कैसे जो है वो लोग रहते होंगे जो स्कॉटलैंड में रहते होंगे एक तरह से उस ज़माने में, जब वो हंटिंग गैदरिंग के स्टेज में होंगे या पैस्टोरलिज्म के स्टेज में होंगे या एग्रीकल्चरल सोसाइटी को देख करके एग्रीकल्चर सोसाइटी को समझने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर हम किस चीज़ को स्पेकुलेशन और रीज़न को जो है वो करेंगे। हाँ, बहुत ही फेमस जो है जॉन लॉक का आइडिया है कि का क्या क्या आइडिया है कि इन द बिगनिंग ऑल द वर्ल्ड वाज अमेरिका। हाँ, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं जॉन लॉक अमेरिका की, यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बाद में बनेगा। हाँ, तो अभी कंक्वेस्ट ऑफ अमेरिका हुआ है और वहाँ पर उनका ये मानना था कि अमेरिका वाज अ बैरन लैंड, वहाँ पर जो है प्राइमेवल ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं। तो वैसी सोसाइटी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कहाँ पर, अमेरिका में, जो कभी स्कॉटलैंड में एक ज़माने में हंटिंग गैदरिंग के स्टेज में रही होगी। तो बेसिकली ये आइडिया स्टैडिलिज्म का आइडिया है, जिसके अंदर अगर आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करनी चाहिए और ऐसी स्टडी करनी चाहिए कि प्रेजेंट डे ट्राइब को अगर हम स्टडी करें तो हम पास्ट के उसी तरह के जो स्टेजेस हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अगेन आप देखिए क्या है, स्टेजेस में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में ह्यूमन प्रोग्रेस होता है। मतलब यहाँ पर किंग क्वीन और इन सब की बातें नहीं हो रही, स्टेजेस की ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं इंस्पायर हैं उस आइडिया से कि जैसे साइंस के अंदर जो है कुछ थ्योरीज हैं वो बना दी गई, उसी तरह से यहाँ पर एक थ्योरीज इन्होंने बना दी क्या, कि ह्यूमन प्रोग्रेस हैज़ टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए इन्होंने जो स्कॉटिश आइडिया है, स्कॉटिश इनलाइटनमेंट का आइडिया है कि सैवेज, बारबेरियन, एग्रेरियन और मॉडर्न या कॉमर्स का जो का ये आइडिया है, ये डिफरेंट स्टेजेस से पास करेगा। ऐसे ही जो है विको का आइडिया है कि एज ऑफ गॉड, एज ऑफ हीरोज और एज ऑफ मेन। मतलब बेसिकली क्या चीज़ है कि ये थ्योराइज कर दिया एक तरह से उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। फिर एक लेट 18th सेंचुरी के अंदर एक राइटिंग लिखी गई है, जैसे एडवर्ड गिबन की। इनका जो लाइफ स्पैन है 1776 से 1789 है। एडवर्ड गिबन जो है वो डिक्लाइन ऑफ रोम के ऊपर बुक लिखी है उन्होंने, और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि रोम जो है उसका डिक्लाइन, दो इम्पॉर्टेंट बात हमारे हिस्ट्री राइटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडवर्ड गिबन कहते हैं। पहली बात जो है वो क्या कहते हैं कि रोम फेल नॉट बिकॉज ऑफ बैड इम्पेयरर्स। कोई जो इंडिविजुअल कोई इम्पेयर है उसकी इनएक्टिव या नाकारा होने की वजह से जो है रोमन एम्पायर फेल नहीं हुआ। जैसे नीरो वगैरह की बात हो रही हो कि नीरो की वजह से जो है एम्पायर ख़त्म हो गया, हाँ, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जो एम्पायर है रोम जो ख़त्म हुआ, वो क्या हुआ, मैसिव, इन्होंने कहा कि इट वाज क्या था कि रोम जो ख़त्म हुआ उसकी वजह क्या है कि काफ़ी दिनों के जो यानी जो इन्वायरमेंटल और सोशल फोर्सेस हैं उन्होंने मिल करके क्या हुआ कि ख़त्म कर दिया रोम को एक तरह से। यानी एक इंडिविजुअल कोई इम्पेयर जो है ज़िम्मेदार नहीं है, या कोई 3-4 इम्पेयर्स जो हैं वो लगातार वो ज़िम्मेदार नहीं है रोम के ख़त्म हो जाने के लिए, बल्कि रोम को ख़त्म हो जाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है एक तरह से सेंचुरीज़ का इन्वायरमेंट और कौन, जो सोशल
फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से इनका ख़त्म हो गया। तो एक बात तो इन्होंने ये कही कि इंडिविजुअल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमाइज ऑफ रोमन एम्पायर। Individual emperors are not responsible for the fall of the Roman Empire, or rather it was society and environmental conditions, social forces and environmental conditions which were responsible for the demise of Roman Empire. दूसरी बात जो उन्होंने कही इम्पोर्टेंट जो बात थी वो क्या चीज़ है कि इसने एडवर्ड गिबन ने कही, वो क्या है कि हाँ, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इन्होंने कही वो ये क्या थी कि गिबन का आइडिया जो था वो क्या था कि लार्ज स्केल जो फिलोसॉफिकल हिस्ट्री है वो पॉसिबल है लिखना, किसकी चीज़ के बेस पर, डेटा के बेस के ऊपर, जो डेटा आप वहाँ पर जैसे देख रहे हो, ठीक। हाँ, तो एडवर्ड गिबन जो है वो क्या है 1776 से 1789 की बीच की बात कर रहे हैं और डिक्लाइन के ऑफ रोम की बात कर रहे हैं, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं बल्कि क्या चीज़ है, बहुत बड़ा जो हाँ, बहुत बड़ा जो एरिया है, बहुत बड़ा जो टाइम स्पैन है एनवायरनमेंट का वो इम्पोर्टेंट होता है एक तरह से। और दूसरा हाँ, और दूसरा एक और आइडिया था इनका कि व्हाट इफ का कॉन्सेप्ट, कि अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता, ठीक है ना। चलिए खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी क्या चीज़ है कि दूसरा एक और देखने के लिए मिलता है क्या, अब इसमें फ्रेंच इनलाइटनमेंट को भी हम लोग देखते हैं क्या। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के, और उस फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले जो इनलाइटनमेंट जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन को इंस्पायर किया उनकी बात हो रही, जैसे वोल्टायर। वोल्टायर डाइड इन 1778। तो उनका जो फोकस था वो कहाँ से, पॉलिटिकल और बैटल की जो हिस्ट्री लिखी जाती थी उससे हट करके इनका फोकस किस चीज़ पर, कल्चरल और सोशल हिस्ट्री के ऊपर था। ख़ास करके कल्चर को प्रोमिनेंस में ले आए ये। और उसकी वजह ये थी शायद कि उनकी जो फ्रेंड और पार्टनर जो थी एक तरह से, उन्होंने ये कहा कि वो सब खुद से ये थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उनका जो है आइडिया क्या था कि हज़ारों बैटल्स लड़ी गई, जीती गई, और लोग हारे, लेकिन उससे हिस्ट्री का कोई चेंज नहीं हुआ, हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, बोरिंग है वो हिस्ट्री। तो वो पीपल के बारे में जानना चाहती थी कि लोग कैसे रहते हैं, असल में जानना किसके बारे में चाहिए कि उनका कल्चर क्या होता है, लोग कैसे रहते हैं, डेली की लाइफ में कैसे रहते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उन इंटरेस्टिंग चीज़ को बताने का जो काम किया एक तरह से वोल्टायर ने किया अपनी राइटिंग्स के अंदर, यानी फोकस जो है उन्होंने क्या किया कि कल्चर के ऊपर फोकस कर दिया। दूसरा जो है कॉन्डोरसे, CONDORCET, कॉन्डोरसे, ही डाइड इन 1794। अगेन ये भी जो है जेल में रहे, जाहिर सी बात है, कौन सी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम में। इन्होंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ में हुआ है, 9 स्टेजेस में हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि 10वां स्टेज जो है वो क्या होगा, रीज़न का स्टेज होगा। आप सोचिए कि उस टाइम में वो रीज़न को एक तरह से वर्शिप कर रहे हैं, जिस टाइम में वो इसमें रेन ऑफ टेरर के दौरान जो है वो एक तरह से जेल में बंद किए हुए हैं और वहीं उनकी मौत होती है। उसके बावजूद, और वो जो सारा रेन ऑफ टेरर है या फिर रेवोल्यूशन है वो रीज़न के नाम पर ही है, ख़ास करके रॉबेस्पियर का जो पूरा आइडिया है रीज़न का, वो उस पीरियड में है। उसके बावजूद जो है काम राइटिंग एक तरह से वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 10th स्टेज जो है वो परफेक्ट रीज़न का स्टेज होगा हिस्ट्री राइटिंग के, या मतलब बेसिकली जो ह्यूमन प्रोग्रेस का ह्यूमन प्रोग्रेस की जो स्टेज होगी 10th स्टेज। फिर क्या है
फिर तीसरा जो है वो रूसो है, ही डाइड इन 1778। रूसो क्या, नोबल सैवेज का उन्होंने आइडिया दिया। नोबल सैवेज क्या, नोबल सैवेज के जो मॉडर्निटी है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को ऑप्रेस किया है। यानी नॉलेज का प्रोडक्शन और जो साइंस है वो एक तरह से क्या किया है कि जो सोसाइटी है उसको ऑप्रेस किया है एक तरह से, और इस वजह से उन्होंने रोमांटिक आइडिया एक तरह से दिया कि जो पीपल है, जो इंसान है, वो बेसिकली क्या है, वो बहुत ही नोबल एट हार्ट हार्ट होते हैं। कई राइटिंग्स हैं उनकी, आपने एमील के बारे में सुना होगा। तो उसमें वो एक तरह से आइडिया देते हैं कि कैसे जो है एक बच्चे को पाला जाना चाहिए। खद वो सारी बातें अलग है, लेकिन क्या चीज़ है कि नोबल सैवेज का कॉन्सेप्ट दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो है भर्त्सना की, इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से ये सारी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। और और उसी संदर्भ में एक तरह से हिस्ट्री को या जो राइटिंग्स हैं उनकी या समाज को, सोसाइटी को उन्होंने देखा कि ये प्रोग्रेस जो है किस तरह की हो रही। नोबल सैवेज थे और उसके बाद धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन सबने बनाए, नॉलेज बनाया, नॉलेज ने जो है बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस बनाए, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो धीरे धीरे इंसान को जो है वो गुलाम बनाते चले गए। तो बेसिकली वो इन स्टेजेस में हिस्ट्री को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, इन स्टेजेस में वो हिस्ट्री को देख रहे हैं। कौन से नोबल सैवेज हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारी जो है एक तरह से स्लेवरी है, उन स्टेजेस में देख रहे हैं, उस चीज़ को वो हिस्ट्री में देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि वो एक आइडिया कि कैसे कैसे आम इंसान की जो लाइफ है वो डिफरेंट फेजेस में वो चेंज कर रही है। तो रूसो का आइडिया थोड़ा उस तरह का था। जर्मन जो राइटिंग हैं 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के अंदर, यानी जर्मन इनलाइटनमेंट जिसको ऑफ क्लोरुंग कहते हैं, AUFKLARUNG। हाँ, तो जर्मन जो फिलोसफर्स हैं, जर्मन जो स्कॉलर्स हैं इस पीरियड के, वो एंटी रिलीजन नहीं है, वो प्रोटेस्टेंट हैं पर ऐसे ज़्यादातर। लेकिन उन्होंने भी काफ़ी चीज़ जो है क्या बिब्लिकल स्टडी भी की, और यानी इसको बाइबल को एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में उन्होंने देखा। F.A. Wolf WOLF, who died in 1824, used philology basically to prove Homer's epic were that Homer's epics were what altered, इंटरपोलेटेड। हाँ, होमर ने कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसने पूरी पूरी इपिक लिखी। फिलोलॉजिकल स्टडी क्या होता है, टेक्स्ट को देखते हैं, उसकी ग्रामेटिकल फॉर्मेशंस को देखते हैं, जो वर्ड्स उसके अंदर यूज़ हुए हैं उसको देखते हैं, और उससे जो है डिफरेंट लेयर्स का और डिफरेंट टाइम्स का पता लगाते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। तो उन्होंने ग्रीक जो टेक्स्ट था, हाँ, उनको स्टडी किया, और उनको स्टडी करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि कैसे जैसे होमर है वो कोई एक इंसान नहीं था, और होमर की जो बहुत सारी जो किताबें लिखी हुई हैं, जो इपिक्स उसने लिखी हैं, वो कोई अकेले नहीं लिखी है, उसने कई लेयर्स हैं उसके अंदर, और कई टाइम लाइन है एक तरह से उसको देखने की कोशिश। तीसरा जो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर हैं बीजी नीबूर, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं, जर्मन स्कॉलर। 1831 के अंदर जो है उन्होंने लिखा, और बीजी नीबूर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, निबूर की स्पेलिंग लिख लीजिए, BG नीबूर, NIEBUHR, निबूर, बीजी नीबूर। इन्होंने जो है होलिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की बात करते हैं। क्या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए अगर आप क्या करना चाहते हैं, एंटिक्विटी को स्टडी करना चाहते हैं। तो हाँ, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कंबाइन होनी चाहिए, फिलोलॉजी, हिस्ट्री, इपिग्राफी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन सब को आपको क्या करना चाहिए, इन सब को मिला करके तब हिस्ट्री राइटिंग की जा सकती है
ऐसे अकेले अकेले हिस्ट्री राइटिंग नहीं की जा सकती है। यानी सिर्फ हिस्ट्री राइटिंग सिंपल आर्ट है नहीं, वो क्या चीज़ है, फिलोलॉजी भी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब फिलोलॉजी का भी सहारा लिया जाना चाहिए, आर्कियोलॉजी का भी सहारा, एपिग्राफी का सहारा लेना चाहिए। यानी इंस्क्रिप्शंस को देखिए, आप इन सब चीज़ों को देखिए, और तब जाकर के एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो रखते हैं कौन, निबूर। तो आइडिया आपको देखिए क्या आ रहा होगा, जर्मन अगेन जो आइडिया है वो कौन सा, राके का आइडिया देख लीजिए, और भी बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो देखने के लिए मिलेगा कि निबूर जो है उस आइडिया की बात कर रहा है जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना होगा हिस्ट्री को करने के लिए, अकेले हिस्ट्री नहीं की जाती। फिर एक और इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं, जर्मन स्कॉलर जे जी हर्डर, ही डाइड इन 1803। तो जर्मन स्कॉलर जो है वो 1803 के अंदर जो उनकी डेथ हो रही है, जे जी हर्डर नाम है उनका। उन्होंने क्या कहा कि सिंगल यूनिफॉर्म पाथ ह्यूमन प्रोग्रेस का नहीं हो सकता। यानी जो डिफरेंट स्टेजेस की आप बात कर देते हैं सीधा सीधा कि इस स्टेज के बाद वो स्टेज आ रही है और वो स्टेज के बाद वो स्टेज आ रही है, ये सारे के सारे जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक साथ वो लागू नहीं हो सकता। हर एक नेशन के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ होता है, वो एक तरह से ऑर्गेनिक आइडिया दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से डिफरेंट सीड्स जो है और उनसे जर्मिनेट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वैसे ही जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है वो क्या करती हैं, डिफरेंटली जर्मिनेट होती हैं। यानी फ्रेंच सोसाइटी जो है वो एक डिफरेंट तरीके से जर्मिनेट हो रही है, जबकि इंग्लिश सोसाइटी वो दूसरे तरीके से ये हो रही है, जर्मिनेट हो रही है। यानी पार्टिकुलर हिस्ट्री जो है हर एक ग्रुप के, यानी पार्टिकुलरिज्म की बात हो रही है, हर एक जो है यूनिकनेस है हर एक सोसाइटी के अंदर, उसकी बात करें तो आपको हिस्टोरिसिज्म के अंदर और आप उस दूसरी बात क्या चीज़ देखते हैं इसके अंदर कि हर एक सोसाइटी यूनिक इवेंट की बात लियोपोल्ड वॉन रांका करेंगे ना, कि जो यूनिक बात होती है हर एक इवेंट जो है वो यूनिक होता है। वो यहाँ पर कह रहे हैं क्या, डिफरेंट सोसाइटीज़ आर डिफरेंट एंड दे मे फॉलो डिफरेंट रूल ऑफ देयर ह्यूमन प्रोग्रेस। हाँ, इन्होंने फोकस किया किस चीज़ के ऊपर, द वोक के ऊपर। वोक के ऊपर, वोक मतलब फोक यानी पीपल, VOL के वोक। तो उनका भी मानना था कि द वोक इज़ द ट्रू बियरर ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, और कल्चर के थ्रू जो ये पूरा कल्चर है वो ये जो वोक है वो बनता है। फिर दूसरा आइडिया उनका क्या है, ह्यूमनिटाट का। क्या चीज़ है कि जो एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी और जो प्रोग्रेस है वो कलेक्टिव ये होता है, यानी कलेक्टिव प्रोग्रेस होती है। किसी एक की प्रोग्रेस जो है वो क्या है, प्रोग्रेस नहीं होती। यानी क्या, वोक और ह्यूमनिटाट, यानी जो क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस जो होती है वो मायने रखती है। दूसरी चीज़ कहा इन्होंने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, काउंटर फैक्चुअल्स पूछना शुरू किया। व्हाट इफ हिस्ट्री, हाँ क्या, कि हर्डर करें कि अगर ये ना होता तो क्या होता, रोम अगर रोम की जगह पर ना होता तो कैसा होता। ठीक, किसी रोम अगर रोम की जगह पर नहीं होता तो क्या होता, नीरो के समय में अगर जूलियस सीजर होता तो क्या होता। मतलब कहने का मतलब व्हाट इफ। हाँ, तो जो आइडिया है व्हाट इफ का, हाँ वो क्या चीज़ है, वो एक तरह से एक इंक्वायरी का एक तरीका इन्होंने बनाया कि अगर कोई भी काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहिए जो अभी नहीं था, एक्चुअल फैक्ट नहीं है, हाँ वो उसके अलावा मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसकी बात पूछते हैं।
पूछने की मतलब पूछना चाहिए हिस्ट्री के अंदर। एक तरह से काउंटर फैक्चुअल्स की बात करें तो जी, हाँ सॉरी, तो जे जी हर्डर जो है वो 1803 के अंदर जर्मन स्कॉलर्स हैं, वो ये कह रहे हैं क्या हिस्टोरिसिटी होनी चाहिए, हर एक नेशन जो है अपने अपने तरीके से बना है और उसकी हिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, एक प्रोग्रेस का आइडिया सभी के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या चीज़ कह रहे हैं वो कि पार्टिकुलरिज्म ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ बेसिकली, यानी उनका ये कहना है कि रोजेज आर नॉट अनग्रोन या डिफरेंटली ग्रोन लिली, या डिफरेंटली नहीं अनग्रोन लिली। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक का बीज अलग होता है, हर एक सोसाइटी का बीज अलग होता है, वो डिफरेंटली क्या होता है, डिफरेंटली जर्मिनेट करता है, तो वो डिफरेंट सोसाइटी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि व्हाट इफ हिस्ट्री करनी चाहिए, अगर ऐसा ना होता, यानी अगर रोम की जगह पर ना होकर के वो इंग्लैंड की जगह पे होता या फिर सीरिया के अंदर होता, तो क्या होता, कैसा होता, फलाना किंग नहीं होता वहाँ पर तो क्या होता। तो इस तरह की बातें वो करते हैं, काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछने की बात करते हैं, वो एक इंक्वायरी देने की बात करते हैं। अब क्या देखिएगा कि इन सब के बाद जो हिस्ट्रीग्राफी हम देखने के लिए मिल रहा है, इसके बाद हमें क्या देखने के मिलता है कि 1815 के बाद, यानी नेपोलियन के बाद क्या चीज़ है कि एक नए तरह की, जो कि नेपोलियनिक वॉर हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, बहुत मारा मारी हुई है एक तरह से, और ऐसे टाइम में क्या है कि फिर से एक रोमांटिक पास्ट की बात की जाने लगती है। रोमांटिक पास्ट की बात का मतलब ये हुआ कि मिडीवल वर्ल्ड को, जो मिडीवल वर्ल्ड है, नाइट्स हैं और फ्यूडल स्ट्रक्चर है, उनको शिविलरी है, इन सब को जो है ग्लोरीफाई किया जाने लगता है 1815 के बाद। सर वॉल्टर स्कॉट जो है वो एक तरह से बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं जो ज़्यादातर हिस्टोरिकल फिक्शंस हैं, हिस्टोरिकल फिक्शंस पर वो फोकस कर रहे हैं। और हीरोइज़म, शिवलरी, मिडीवल शटो के बारे में लिखना, इन सब चीज़ों के बारे में वो लिख रहे हैं, और कहीं न कहीं ये चीज़ और एक बढ़ावा देती है किस तरह से एक नई हिस्ट्री राइटिंग को, जो फर्दर आगे डेवलप हो रही है, जो हिस्ट्री इन सर्विस ऑफ नेशन एक तरह से कह लीजिए। जूलियस मिशले, JULES, जूलियस मिशले, MICHELET, मिशले 1798 से 1874 इनका जो है वो है लाइफ स्पैन है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि स्टेट को साइडलाइन किया और वहाँ पर पीपल को फोकस किया। आपने इसमें ले पीपल, उनकी बुक का ही नाम जो है उन्होंने रखा ले पीपल, सॉरी ले पीपल का मतलब हुआ द पीपल। और उसमें उन्होंने 1846 में लिखा था ले पीपल, जिसके अंदर कलेक्टिव पीपल को जो है वो मेन कैरेक्टर बनाया। और ये कलेक्टिव पीपल को मेन कैरेक्टर जो है जब बनाते हैं तो क्या है कि ये धीरे धीरे किस चीज़ के काम आने लगती है, नेशन के, डिफरेंट नेशन के एस्पेक्ट को जो है वो ज़्यादा हाईलाइट करने लगती है। अब क्या है नेशन के एस्पेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट नेशंस जो है वो बाद में अपनी मतलब जो पास्ट है उसके अंदर ढूंढना शुरू करते हैं अपना बीज एक तरह से। तो दो चीज़ें, जैसे हर्डर का देखा कि हर एक नेशन जो है वो डिफरेंटली जर्मिनेट होता है, तो वो जो डिफरेंटली जर्मिनेट होता है तो एवरी एथनिक ग्रुप जनरली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर ओन हिस्ट्री, और यहीं पर मिशले आ जाते हैं कि कॉमन पीपल, देयर कल्चर, उन सब का आइडिया जो है, यानी जर्मन पीपल हैव देयर ओन कल्चर, Slavic people have their own culture, French people have their own culture. So basically in later times they started discovering their own past, and in a way not only discovering but also they were constructing their own past on the basis of the culture of the people. They were trying to say that basically their culture existed before
before the formation of the political formation of their nation, or rather they praised for their nationality or their nationhood. They defined their nationhood on the basis of culture, which was discovered इन द हिस्ट्री. पास्ट के अंदर जो है वो कल्चर को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रेजेंट के नेशनहुड को प्रोक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से. तो ये हिस्ट्री राइटिंग का जो पूरा देखने के लिए मिल रहा है हमें, एक हिस्ट्री की हिस्ट्री राइटिंग या हिस्ट्री की हिस्ट्री जो है वो देखने के लिए मिलती है. इसके बाद हम लोग जब छोटी सी बात करेंगे कॉमन सेंसिकल हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किनको हम डिस्कस करेंगे फिर इसको कॉलिंगवुड को, मतलब उससे पहले जो है अगस्त कॉम्ट को, फिर उसके बाद लियोपोल्ड वॉन रांका को, और उसके बाद कॉलिंगवुड को. फिर तब जाकर के हमें ये समझ में आएगा कि पॉजिटिविज़्म का जो आइडिया है, वो पॉजिटिविज़्म का आइडिया क्या है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनका क्या आइडिया है. इन सब को समझने के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. चलिए.